सोर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो आइडियल सोर्स, और एक होता है प्रैक्टिकल सोर्स। दो प्रकार के सोर्स होते हैं सर्किट के अंदर, आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स। अब आइडियल सोर्स क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे सोर्स जिनमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी होती है। दैट इज R इंटरनल विल बी इक्वल्स टू 0 और इन्फिनिटी। जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी या इन्फिनिटी होगी तो ये हो जाएगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में R इंटरनल इज नॉट इक्वल्स टू 0। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल सोर्स है, सोर्सेस है फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल सोर्स हैव फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब आइडियल सोर्स हो गया, प्रैक्टिकल सोर्स हो गया। अब देखो, अभी लिखना नहीं है, समझ लो पहले। ये एक ही सोर्स की ये डेफिनेशन हो गई। अब हमने क्या कहा? सोर्स दो प्रकार के होते हैं, आइडियल सोर्स और, यानी सोर्स को हमने क्या बांटा? सोर्स को हमने दो पार्ट में बांटा। एक तो आइडियल और एक प्रैक्टिकल। अब आइडियल भी दो प्रकार के, आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स, और ये भी दो प्रकार के, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब देखो, इसमें मालूम है R इंटरनल क्या होगा? 0 या इन्फिनिटी। इसमें R इंटरनल नॉट इक्वल्स टू 0, इतनी तो बात है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा? R इंटरनल की वैल्यू क्या होगी? 0। और आइडियल करंट सोर्स में R इंटरनल की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में R इंटरनल की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, और इसमें R इंटरनल की वैल्यू वेरी हाई, 42। इसी प्रकार से इसमें एक डायग्राम भी बना लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब सीधा सा यही है कि वोल्टेज सोर्स मतलब ये है, ये कोई E हो गया। यहाँ पर जो R इंटरनल है हमें दिखा देते हैं। आगे कोई भी सर्किट का पार्ट है ये बना है, ये A हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये VAB हो गया। यहाँ पर कुछ भी डिवाइस कनेक्ट है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है इतना,
ये क्या दिखाता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, ये करंट हो गया, ये आर इंटरनल हो गया, और ये यहाँ पर कोई भी ए और बी हो गया। दैट मीन्स ये जो है पूरा पार्ट, ये क्या हो जाएगा? आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ई हो गया, यहाँ पर आर इंटरनल दिखाया जाएगा जिसकी वैल्यू बहुत ही क्या होगी? कम होगी। ए और प्लस और माइनस वी इंटू, फिर देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? प्लस करंट सोर्स है, आर इंटरनल तो होगा लेकिन इसकी वैल्यू V इंटू ए। ये इतना पार्ट क्या हो गया? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। एक बार लिखना नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। सोर्स दो प्रकार के, आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल ऐसे सोर्स जिनमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो जीरो हो या फिर इन्फिनिटी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो आइडियल सोर्स होते हैं। अब प्रैक्टिकल में आर इंटरनल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखो सोर्स भी दो प्रकार के, आइडियल और प्रैक्टिकल हो गए। अब उसमें आइडियल में भी दो प्रकार के, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स आर इंटरनल बराबर जीरो और आइडियल करंट सोर्स आर इंटरनल इक्वल्स टू जीरो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। अब होता क्या है? आर इंटरनल जीरो वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब जिसकी इसकी ताकत है वो उतनी की उतनी आगे भेज दे। मतलब यहाँ पर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो ड्रॉप हो रहा है वो कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पर करंट सोर्स में इस ब्रांच में धारा जो करंट है वो कम से कम जानी चाहिए, तभी तो आइडियल बनेगा कि भाई जो धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है वो आगे चली जानी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ये बहुत इन्फिनिटी है तो इसमें करंट जाएगी नहीं, तो पूरी की पूरी करंट क्या चली जाएगी? आगे चली जाएगी। तो यहाँ से ये एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहो तो एक चीज़ और दिखा सकते हैं कि जो आइडियल जो है, आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स है, यहाँ से यहाँ दिखा दो। इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है जैसे V और I है, T है ना? तो ये V या फिर I भी हो सकता है। यदि इसकी टाइम के साथ वैल्यू कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल वोल्टेज या आइडियल करंट सोर्स। दूसरी बात, यहाँ से V हुआ और V हो सकता है या फिर I हो सकता है। यहाँ पर टाइम के साथ में, जब टाइम के साथ में यदि ये थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल करंट सोर्स या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इस तरह से ये डेफिनेशन के हिसाब से हो सकता है।
अब देखो पूरा किस तरह से लिखना है, यहाँ से आइडियल वोल्टेज सोर्स, पहले ये लिख लो, यहाँ से ये लिखो, ऐसे चलते चलते फिर यहाँ से चल के यहाँ तक पूरा का पूरा कॉपी करो, यहाँ से चल के वहाँ तक। लिख लिया? वीडियो को पॉज करके ये पूरा लिख लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स की, फिर से बात करते हैं एक बार। सोर्स को एक और तरीके से भी बांटते हैं, वो कौन सा? डिपेंडेंट सोर्स और दूसरा इंडिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स तो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स तो वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, ये सारे के सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स है। जैसे ये बैटरी है, ये ई दिखा रहा है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये करंट सोर्स है, ये सारे के सारे क्या है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की। तो डिपेंडेंट सोर्स की बात करते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स की हम बात करते हैं, तो डिपेंडेंट सोर्स कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट सोर्स कौन से होते हैं? डिपेंडेंट सोर्स की, इंडिपेंडेंट सोर्स तो हो गया ये वोल्टेज सोर्स, इस तरह के सारे सब वो क्या है? बैटरी वाले और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं, पहली बात, डिपेंडेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी वैल्यू एक इस सर्किट में या फिर कोई अनदर सर्किट में उस पर डिपेंड करती है। ऐसे सोर्स जिनकी वैल्यू, ऐसे सोर्स जिनकी वैल्यू इस सर्किट या किसी अन्य सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करती है। जैसे ये चार प्रकार के होते हैं, कौन से? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। एक चीज़ और, इनको ये जो साइन होता है डायमंड से डिनोट करते हैं। डायमंड से डिनोट करते हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं
पहला हम देखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देखो इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, दो तरीके से चेक करते हैं। कोई भी डिपेंडेंट सोर्स है कि दो चीज़ें देखते हैं, एक तो उसका नेचर, एक तो क्या देखेंगे उसका, दो चीज़ें देखेंगे, एक तो उसका देखेंगे नेचर और एक देखेंगे उसकी डिपेंडेंसी कि वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो हम क्या देखेंगे उसका नेचर और दूसरी देखेंगे डिपेंडेंसी। दैट मीन्स ये जो है हमने डायमंड बनाया तो सबसे पहले इसकी नेचर देखेंगे। तो नेचर क्या है इसका, मान लो ये, तो इसका नेचर कौन सा हो गया, वोल्टेज सोर्स। दो ही चीज़ें हैं, इनको बांटो। देखो एक तो बताएगा नेचर, एक बताएगा डिपेंडेंसी। तो वोल्टेज डिपेंडेंट, अभी ये वोल्टेज सोर्स, इसका क्या बता दिया, नेचर। ये नेचर कौन सा है, वोल्टेज सोर्स। आगे वाली चीज़ नेचर और ये डिपेंडेंसी। तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया एक बात। किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। तो हम लिख देंगे जैसे मान लो 2Vx, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। इसकी यूनिट क्यों होगी, वो किस पे डिपेंड कर देगी कि सोर्स कौन सा, वोल्टेज सोर्स है तो वोल्ट लाएगी। और यहाँ वाली चीज़ नहीं देखनी है, यहाँ वाली चीज़ यहाँ पर V हो चाहे I हो कोई मतलब नहीं है, यूनिट हमेशा इसकी आएगी, यूनिट हमेशा किसकी आएगी, इसकी। तो ये देखो दो चीज़ें देखनी है, नेचर और डिपेंडेंसी। नेचर इसका क्या हुआ, वोल्टेज सोर्स है। नेचर हमने ये बता दिया प्लस माइनस, तो ये नेचर हो गया वोल्टेज सोर्स। और डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडेंसी किसकी है, इसके ऊपर वोल्टेज की ही डिपेंडेंसी है। अब ये Vx क्या है, इसी सर्किट या फिर अनदर सर्किट में किसी एलिमेंट के अक्रॉस वो रेजिस्टेंस, उस वोल्टेज ड्रॉप है, वहाँ से वो जितना है वहाँ आता है, वो यहाँ पर रखते हैं। वो हम सर्किट सॉल्व करेंगे तब होगा। तो देखो ये चीज़ें हैं। तो अब जो है, तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। इसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। दैट मीन्स दो ही चीज़ें देखेंगे, इसकी क्या, अरे नेचर कौन सा हो गया, करंट सोर्स। तो नेचर तो क्या हो गया, करंट सोर्स। और डिपेंडेंसी किसकी, इसके ऊपर वोल्टेज की। तो मान लो 2Vx, अब इसकी यूनिट क्या आएगी, वोल्ट ना। यूनिट हमेशा यहाँ कौन सा सोर्स है, नेचर पे डिपेंड करता है, तो कौन सी, एम्पियर। यहाँ वाले से कोई मतलब नहीं है। ये दो चीज़ होगी। तीसरा, यहाँ से यहाँ तक लिख लो पहले, फिर आगे समझना है। यहाँ से यहाँ तक हो गया, पहले एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वीडियो को रोके या कैसे भी करके लिख लो। अब देखो आगे, तीसरा कौन सा हो गया, वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो बताओ, अब खुद बनाओ देखें। अब वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो अब करंट डिपेंडेंट है तो 2Ix, अब ये 2 ले लो, 3 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 ले लो। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। क्यों, यूनिट हमेशा इस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे करती है। तो ये क्या है, इसका नेचर क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंसी किस पे है, करंट पे है, इसलिए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। फिर चौथा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स।
करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स की बात करें, इसका नेचर क्या है? करंट सोर्स डिपेंडेंसी किस पे है? वोल्टेज पे, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? एम। तो इसका नेचर क्या है? करंट सोर्स, डिपेंडेंसी किस पे? वोल्टेज पे, इसलिए क्या? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। वी नहीं आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी किसी है, सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स, डिपेंडेंसी किसी करंट पे, तो ये करंट सोर्स, वोल्टेज, करंट डिपेंडेंसी, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये चार प्रकार के क्या थे? सोर्स इस प्रकार से। तो पहले हमने देखा सोर्स दो प्रकार के, आइडियल और प्रैक्टिकल। फिर हमने उनको आइडियल कौन से होते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। फिर हमने देखा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उनके बारे में देखा। फिर किस तरह से उनका आइडियल सोर्स कौन से होते हैं, प्रैक्टिकल सोर्स कौन से होते हैं। फिर हमने सोर्स को एक बार और डिफाइन किया, इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, डिपेंडेंट कौन से होते हैं। डिपेंडेंट हमने चार प्रकार के होते हैं, ये पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट ऑलरेडी अपन को आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिपेंडेंट सोर्स। अब आगे चलो, ये पूरे चारों लिख लिए। अब देखो आगे, चारों लिखने के बाद में एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, ये आया हुआ क्वेश्चन है। Find unit of alpha and beta। इसमें अल्फा और बीटा की क्या करनी है? यूनिट याद करनी है। तो देखो, अल्फा और बीटा की यूनिट हमें निकालनी है। तो दैट मीन्स ये देखो, पहले है क्या? अल्फा वी क्या है? इसकी यूनिट क्या है? ये यूनिट कहाँ से कहाँ के कारण आती है? यूनिट कहाँ के कारण आती है? एम्पियर। और वी बराबर एल्फा बराबर एम्पियर बटा वी की वोल्ट। एम्पियर बटा वोल्ट क्या होती है? महो। तो इसकी तो, या महो को इस तरह से भी दिखाते हैं। फिर इसी तरह से इसका बीटा आई, इसका नेचर कैसा? वोल्टेज सोर्स, तो इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। फिर बीटा बराबर वोल्ट बटा आई का मतलब एम्पियर, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? ओम। या हम इसको ओम से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर यूनिट एल्फा की कितनी हो जाएगी? एल्फा की क्या होगी? ओम। बीटा की तो ओम, और एल्फा की महो। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में। तो यूनिट ऑफ एल्फा कुछ भी नहीं दिया रहा था, बस इतना ही दिया था, ठीक है। ये अपन को सोचना है, ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पर आई दे रहा है तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओम हो जाएगा, और ये ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम चलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है। ये तीन, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर।
अब देखो, रेजिस्टेंस, एनालिसिस ऑफ पैसिव पैरामीटर, रीडिंग है, रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? आर, एल और सी। तो सबसे पहला हम देखते हैं, हम इनका एनालिसिस करेंगे ये क्या क्या है। सबसे पहला देख, तो पहले लिखना नहीं है किसी को, सबको समझना है। पहला लेते हैं रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। किसी किसी एलिमेंट में, किसी वायर में, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई ऐसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अवरोध, यानी करंट के फ्लोइंग में जब करंट फ्लो होती है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट बराबर क्या होती है? ओम, जिसको हम किससे दिखाते हैं? ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर आई इंटू आर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर, या हम इसको ऐसे R इंटू आई। Y बराबर एम एक्स, ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। इससे कंपेयर करेंगे तो लीनियर इक्वेशन करेंगे तो V, अभी ये लिखना नहीं है, एक बार पहले मैं बताऊंगा। ये V वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस ये हो गया V, और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? I। तो जो ये M यहाँ पर क्या होता है? स्लोप, जो कि यहाँ पर C नहीं है तो ओरिजिन से जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशंस हो गई। अब ये जो इसकी ढाल है, ये M क्या है? स्लोप। अब स्लोप की जगह कौन है? यहाँ पर M बराबर क्या है? R। तो इसमें VI रिलेशन में R रिप्रेजेंट स्लोप इन VI रिलेशन। समझ में आई बात? ये रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ओम्स लॉ के V बराबर R इंटू आई। वाई बराबर एम एक्स से वैसी की वैसी दिख रही है, तो वाई एक्सिस पे कौन हो गया? V। एक्स एक्सिस पे कौन हो गया? I। तो रेजिस्टेंस ढाल यही तो होती है। इसकी ढाल मतलब प्रवणता या फिर स्लोप बोल सकते हैं। तो M बराबर क्या हो जाएगी? R। तो VI रिलेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस का वही काम है जो एक इसके अंदर स्लोप का है। तो R रिप्रेजेंट स्लोप इन VI रिलेशन। या इसको थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं सारा समझ में आ रहा है तो मैथमेटिकल जो उस रूप में दे सकते हो, हालांकि ये लिखनी नहीं है। जैसे ऐसे मानो कि ये कोई भी लाइन है, यहाँ पर क्या है? V है, और ये क्या है? I। इसको एक त्रिभुज बना लो, तो इस पे एक्सिस पर तो क्या है? I, और इस पे क्या है? V, और ये एंगल है थीटा। अब एक्स एक्सिस से जो उठा हुआ स्लोप क्या होती है? टेन थीटा बराबर M। अब टेन थीटा लंब बटा आधार। लंब क्या होती है? एंगल के सामने वाली भुजा V, और लंब आधार I। तो V बटा I क्या बताता है? R। तो वही तो हुआ, स्लोप क्या हुई? M L बटा A I बटा R। तो ये लिखने नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ये दिखा रहा है। बाकी आप इससे कंपेयर करके डायरेक्ट y बराबर mx से कंपेयर करो, तो y एक्सिस पर v लिख दो, x एक्सिस पे I लिख दो, और m बराबर r। तो r VI रिलेशन में r क्या बताता है? स्लोप बताता है। एक चीज और, पावर डिसिपेटेड, इसके अक्रॉस पावर डिसिपेट होती है। क्यों? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेट होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस के पावर ये स्टोर नहीं कर पाता, इट कैन नॉट, इट बिकॉज
इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी। ये हो गया। अब आगे देखो डिजाइन फॉर्मूला, ये तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, ओम्स लॉ से। अब डिजाइन फॉर्मूला R बराबर रो एल बाई ए, R बराबर रो एल बाई ए, जहाँ पर R रेजिस्टेंस है, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R बराबर लेंथ, A बराबर एरिया। अब देखो R बराबर रो एल बाई ए, ये इसका डिज़ाइन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से रो की यूनिट भी निकाल सकते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बटा एल। R की यूनिट ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटा मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर गया, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। तो ये हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस है। अब हम दूसरा देखते हैं, अभी लिखना नहीं है, दूसरा इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, ये यहाँ से कर लो तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ये हो गया, ये इंडक्टर का लंबा चलेगा। रेजिस्टेंस लिखने के बाद में आप चलते हैं आगे। दूसरा है इंडक्टर। इसमें पहली बात तो ये कैसा है, लीनियर एलिमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से दिखते हैं साई बराबर एल इंटू आई। साई बराबर होता है, जैसे मान लो ऐसे देखो, लीनियर एलिमेंट कैसे, ये एक कोइल है, इसका इंडक्टेंस क्या है, एल है, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, आई है, और इसके जब किसी कोइल में से करंट फ्लोइंग होती है तो यहाँ फ्लक्स क्या होता है, लिंकेज होता है। इस फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू आई। अब एल इंटू आई, एल क्या है यहाँ पर, इंडक्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। आई करंट फ्लोइंग थ्रू कोइल, फिर साई फ्लक्स लिंकेज। ये क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज। जब किसी कोइल में से करंट फ्लो होती है तो उस कोइल के अक्रॉस फ्लक्स लिंकेज होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, साई। इस फॉर्मूले से इसको डिनोट करते हैं। अब ये लीनियर एलिमेंट क्यों हो गया, क्योंकि साई बराबर एल आई, और साई बराबर एल आई वाई बराबर एम एक्स से कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर रिप्रेजेंटेशन बताता है। अब देखो ये दिखाता है तो साई बराबर एल आई, तो वाई बराबर एम एक्स, तो वही बात यहाँ पर एम की जगह कौन हो जाएगा, एम की जगह कौन हो जाएगा, स्लोप बराबर कौन हो जाएगा, एल। लेकिन ये जो है किस में होगा, अब वी और आई भी नहीं होगा, यहाँ पर साई होगा, वाई एक्सिस की जगह कौन है, साई, एक्स की जगह आई, और ये जो स्लोप बताएगा, ये जो स्लोप, ये स्लोप कौन होगा, एल। ये स्लोप किसकी होगी, एल की। आई बात समझ में, तो ये स्लोप है। अब देखो
अब जब m बराबर स्लोप हो गया, अब आगे देखो, ये तो हो गया इसका ओम्स लॉ, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब हम देखते हैं इसका डिजाइन फॉर्मूला। कौन सा है? डिजाइन फॉर्मूला। डिजाइन फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। L बराबर म्यू n स्क्वायर a बाई एल। अब यहाँ पर एयर तो इंडक्टर है, म्यू क्या है? परमिबिलिटी। परमिबिलिटी, म्यू बराबर क्या है? परमिबिलिटी। तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। अब म्यू ज़ीरो पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये म्यू ज़ीरो की इसमें क्या होगी? वैल्यू। तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये किसके लिए? फॉर एयर। यहाँ पर म्यू आर है क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब यहाँ पर म्यू आर क्या है? फॉर एयर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब देखो, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है सर, n नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया, L लेंथ ऑफ कोयल। ठीक है, L बराबर, इस तरह से ये डिजाइन फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखो, साई बराबर एल आई, मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड, डी साई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अब देखो, तो ये एक बार एक स्टेप और एल आई हो गया। अब अपन को मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल इंटू टी लिख दूँ क्या? फिर यहाँ पर देखो, ये एल को बाहर ला सकते हैं, तो इसको एल डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल तो कॉन्स्टेंट चीज़ बाहर आ जाएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी टी करेंगे, तो एल, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका अब यहाँ से ये लिखने के बाद में एक स्टेप वो लिख लो, डी साई बाई डी टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। अब इनको डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, दोनों को इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ? इसको तो क्या हो जाएगा? डी साई बाई डी टी। एक सेकेंड, हाँ, तो वी एल ऑफ टी एल डी आई बाई डी टी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एल डी आई बाई डी टी है बराबर क्या हो गया? वी एल इंटू टी। यहाँ पर भी आई एल इंटू टी लिख देता हूँ। फिर हम इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड, तो इसको इधर भेज देता हूँ पहले तो डी आई एल टी बराबर 1/L इंटू वी एल इंटू टी, और ये डी टी इधर चला गया। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। हमने क्या कर लिया? इंटीग्रेशन कर दिया। ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आई ऑफ टी, आई एल ऑफ टी 1/L इंटू वी एल ऑफ टी का मतलब क्या हो गया? वी एल ऑफ टी। इसकी यूनिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है? टी। वी एल इंटू टी इंटू डी ऑफ टी। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ तक हुआ तो आई ऑफ एल टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/L माइनस इन्फिनिटी से इसको तोड़ दो दो भागों में, वी एल इंटू टी इंटू डी टी प्लस 1/L 0 से टी वी एल ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। इतनी बात समझ में आ गई?
ये जो टर्म्स हैं इसको तोड़ ही सकते हो ना, जीरो इन्फिनिटी से टी तक जाना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से टी तक जाना है, तो यहाँ तक जीरो तक एक कोड दो और इस तरह से ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ सकते हैं। अब जैसे ही हुआ तो ये चीज़ क्या है, ये होती है स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी या फिर इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये रूप हो गया, या इसको इनिशियल कंडीशन भी बोल सकते हैं, इसको इनिशियल कंडीशन भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज, इनिशियल कंडीशन इसको बोल दिया। अब देखो एक बार इसको कुछ चीज़ें लिखनी है, वो बाद में देखेंगे, पहले इतना एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, इंडक्टर। इंडक्टर क्या होती है, इंडक्टर ये एक लीनियर एलिमेंट है। किस प्रकार से हमने देखा, ये एक कोइल है, जब भी कोइल में करंट फ्लो होती है तो उसके, ये कोइल है, इसमें से करंट फ्लो करने पर फ्लक्स लिंकेज होगा। इस फ्लक्स लिंकेज की फॉर्मूला किस है, साई बराबर एल इंटू आई। ये हमारे पास में ओम्स लो हो गया। एल यहाँ पर हमने इंडक्टेंस जिसकी यूनिट होगी हेनरी, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल जिसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर, और ये फ्लक्स लिंकेज ये वेबर, ठीक है। ये फ्लक्स लिंकेज साई बराबर वेबर। फिर हमने देखा साई बराबर एल एक्स एल आई और एम वाई बराबर एम एक्स, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्मूला होता है, और ये किसका होता है साई बराबर एल आई। दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से हमें पता चला कि स्लोप किसके बराबर हो गया, इंडक्टेंस। तो यहाँ से एक लाइन और लिखें, एल रिप्रेजेंट स्लोप इन द साई व आई रिलेशन। ठीक है, तो फिर एल रिप्रेजेंट हो गया। फिर हमने डिज़ाइन फॉर्मूला देखा। डिज़ाइन फॉर्मूले में क्या देखा, डिज़ाइन फॉर्मूला एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए, उसमें तो म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, तो उसमें सारी टर्म्स दे रखी थी। फिर हमने देखा अगली टर्म्स, ये हमने एक डेरिवेशन करी, क्यों करी, देखो साई बराबर एल आई, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किया डी साई बाई डी टी और डी एल आई बाई डी टी। अब एल कॉमन है तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। अब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, तो वी एल ऑफ टी, अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो वी एल ऑफ टी क्यों आया, क्योंकि जब भी जैसे मान लो कोयल के अंदर से फ्लक्स में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो उसमें क्या वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, तो वी एल ऑफ टी हो गई, एल डी आई ऑफ टी अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ हो गया। फिर देखो, फिर अब मैंने क्या करा, वी एल ऑफ टी को क्या किया, एल डी आई एल टी बाई डी टी। अब एल डी आई एल टी बाई डी टी बराबर वी एल ऑफ टी। अब देखो मैंने क्या किया, डी आई एल टी को इधर रख लिया, फिर 1 बाई एल कर दिया, डी टी कर दिया और कुछ भी नहीं किया। फिर इसका इंटीग्रेशन किया, जब डी आई एल एफ टी को इंटीग्रेशन करोगे तो डी से समेशन कट जाएगा, तो आई एल ऑफ टी बच जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा, इसकी यूनिट कहाँ से होगी, माइनस इन्फिनिटी से टी तक। फिर इसको दो भागों में तोड़ दिया, प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी होती है तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से टी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो कंडीशन है, जो माइनस से पहले से पड़ी होकर जीरो तक कंडीशन, उसको बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टर, और या फिर इनिशियल कंडीशन इसको बोली जाती है। अब ये बोलते हैं कि इनिशियल कंडीशन जीरो होगी। अब मान लो इनिशियल कंडीशन, यदि इफ इनिशियल कंडीशन जीरो, देन आई एल ऑफ टी इन द इंडक्टर, इफ इनिशियल कंडीशन is in rest या initial condition is zero, then I L of t 1 by L into 0 से t V L of t into D of t, ये फॉर्मूला हो जाएगा जब इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जीरो। अब इसमें कहाँ भी यदि V L of t L दे रखा है, किसी भी V L of t, जैसे V L of t ये कब काम आता है, इसी में, जैसे मान लो V L of t आपको दे रखा है, मान लो V m साइन ओमेगा टी। अब आपको निकालना है आई एल ऑफ टी,
तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, वहाँ से यूनिट तक इस तरह से आपको ज्ञात करना होता है। इसका ये मतलब है। तो ये तो हो गया अपने पास में इंडक्टर। तो इंडक्टर की एक दो बातें लिखनी है, वो लिख लो। पहले तो ये पूरा का पूरा इंडक्टर यहाँ से बीच में से वो हटा दिया, वो भी करना था। यहाँ से लेकर के टोटल ये करना है, बीच में से हटा दिया उसको। अब पहले वो बीच में जो पहले थोड़ा सा पीछे लेकर के जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लो। अब इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखो। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। Inductor is energy storage element. Inductor is energy stored element. It stores energy. It stores energy in the form of magnetic field. It stores the energy in the form of magnetic field. दोबारा देखो, इंडक्टर इज एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट। फिर दूसरी लाइन में, इट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली इन द फॉर्म ऑफ करंट। कॉन्सिक्वेंटली इन द फॉर्म ऑफ करंट। in the form of current. अब हम देख लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। ये लिख लो पूरा। जो एनालिसिस हम पैसिव लिख रहे थे, तीसरा है कैपेसिटर, जिसको हम बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं। पहली बात, ये स्टोरेज एलिमेंट है, ये एक लीनियर एलिमेंट है, ये भी एक क्या है, लीनियर एलिमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड। दूसरी बात, ओम्स लॉ से देखेंगे, ओम्स लॉ से क्या करोगे, Q बराबर CV। अब Y बराबर mx से डिनोट करो, तो Q तो क्या हो जाएगा, Y एक्सिस पे कौन जाएगा, Q, और x एक्सिस पे कौन जाएगा, V। तो M किसको दिखाएगा, C को। किस तरह से दिखाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, Y x एक्सिस पे V, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, डिनोट। अब देखो ये जो हुआ, ये स्लोप कौन दिखाएगा, स्लोप कौन दिखाएगा, कैपेसिटर। तो ये लिख दूं मैं, C रिप्रेजेंट्स स्लोप इन द QV रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट,
डिजाइन फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी, एप्सिलॉन A बाई डी। तो मतलब जैसे मान लो दो पैरेलल प्लेट है तो इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो उस हिसाब से C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन ये क्या है, परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। इसकी एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 फेरेड पर मीटर। ये है क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। अब एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, इसके बाद में देखो ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। अब वैल्यू लिख दी, यहाँ पर ए क्या है, एरिया, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, जो मिलकर क्या बनाते हैं, कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। ये हो गया अपने पास में ये। अब Q बराबर हम क्या देखते हैं, CV। यहाँ से हम थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे, Q बराबर CV। अब डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो dQ बाई dt बराबर C dV बाई dt। ओके, अब dQ बाई dt क्या होता है, करंट। dQ बाई dt क्या होता है, करंट। IC इंटू टी, ICT इंटू क्यों T लिखा, मैंने जो कैपेसिटर के अंदर से जाने वाली करंट T टाइम में, तो IC मतलब कैपेसिटर में, T टाइम में जाने इंस्टेंटेनियस है तो इसलिए T दिखा दिया। फिर C dV C dt बाई dt। अब ICT क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, 8 टाइम T और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी यहाँ लिख दो ये क्या डिनोट करते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर 8 टाइम T, या VC ऑफ T क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 8 टाइम T, या हम इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस ये भी बोल सकते हैं। अब देखो ये चीज़ें हो गई, अब ये जाएगा। अब उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ IC इंटू टी इंटू डी ऑफ टी, या फिर ऐसे इसको ऐसे करो, VCT को इधर ले आओ, VCT को हम इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, VCT को इधर लाए तो चलो ठीक है, DVCT को उधर रख लो, बराबर ये क्या हो जाएगा 1/c इंटू ICT, ये DICT है भाई, DICT इंटू डी ऑफ टी। दैट मीन्स अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, ये माइनस इन्फिनिटी से टी तक, ये भी, तो ये तो हो जाएगा VC इंटू टी बराबर, इसको दो भागों में तोड़ दो, माइनस इन्फिनिटी से कितना तक, 0 तक, IC इंटू टी। ठीक है, तो ये IC इंटू टी, देखो एक बार दोबारा, DICT इंटू ICT
ओनली डी नहीं है। देखो डी क्यू बाई डी टी बराबर सी डी वी बाई डी टी, आई सी टी बराबर है सी डी वी सी टी बाई डी टी। फिर हमने क्या किया, ये हमने देख लिया डी वी सी टी बराबर क्या हो जाएगा 1/c आई सी इंटू डी टी, फिर आई सी टी इंटू डी ऑफ टी प्लस 1/c 0 से लेकर के t तक आई सी टी इंटू डी ऑफ टी। वही बात ये कौन सी हो जाएगा, इनिशियल स्टोरेज वोल्टेज कंडीशन एनर्जी, या हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। यदि इफ इनिशियल कंडीशन बराबर 0 तो वी सी टी बराबर क्या हो जाएगा 1/c 0 से t आई सी टी इंटू डी ऑफ टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आए। यहाँ से ये हो गया। अब देखो वी सी टी बराबर 1/c, ठीक है। यहाँ से इसको कैपेसिटर को यहाँ से लिख करके पूरा का पूरा यहाँ तक लिख लो। लिखने के बाद में 2-3 लाइन लिखनी है। या एक काम कर लो, पहले इसको लिखो मत, पहले एक काम करो कैपेसिटर हेडिंग लगाओ और 2-3 लाइन लिखो। पहले कैपेसिटर ओनली हेडिंग लगानी है, उसके बाद में 2-3 लाइन लिखो। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, या जिसने पहले पूरा लिख लिया है तो वो बाद में लिख सकता है, और जिसने नहीं लिखा है तो पहले ये लिख लो फिर ये उतार लेना। तो लिखो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज and consequently in the form of voltage, in the form of voltage। पहली लाइन क्या लिखी, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट स्टोर्स वोल्टेज। दूसरी लिखो, यहाँ पर एरो मार्क करना है। यहाँ सबसे पहले कैपेसिटर हेडिंग लगा के कैपेसिटर लिखा ना 3 नंबर, पहले ये एक लाइन लिखती फिर दूसरी लिखो। कैपेसिटर कैन नॉट डिसिपेट पावर, कैन नॉट डिसिपेट पावर, इट स्टोर एनर्जी, इट स्टोर्स एनर्जी। ओके, अब ये 2 लाइन लिखने के बाद में पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक कॉपी कर लो कैपेसिटर के बारे में, पूरे के बारे में। यहां से लेकर के कैपेसिटर वहां तक कर लो, ठीक है। थैंक यू।